एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो बीएससी थर्ड ईयर की है उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम से टॉपिक है, अपन उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इससे रिलेटेड अपन ने थोड़ा जो जनरल इंट्रोडक्शन था वो अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी में आईआर, यूवी और एनएमआर है उसका थोड़ा बहुत डिस्कशन कर चुके थे। अब वापस अपने यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो एनएमआर है ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि जब किसी प्रतिदर्श पे रेडियो आवर्ती की जो तरंगे हैं वो डाली जाती हैं, तो डालने के फलस्वरूप जो नाभिक है, यहाँ पर न्यूक्लियर मतलब जो अपना न्यूक्लियाई है उसके लिए बात की गई है कि वहाँ पर जो ऊर्जा है उसका क्या हो जाता है, वहाँ पे संक्रमण हो जाता है। मतलब यहाँ पे जब अपने रेडियो आवर्ती की तरंगे किसी प्रतिदर्श पे डालते हैं तो प्रतिदर्श क्या करता है कि विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्तरों का क्या कर देता है, यहाँ पर उत्पादन कर देता है। अब देखो इसे यहाँ पर क्या बताई गई दूसरी बात साथ में कि हमको ये पता है कि सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉन है इसके बारे में कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्स पे ही क्या करता है, घूर्णन करता है। ठीक उसी प्रकार जो अपना नाभिक है उसमें भी आपके घूर्णन देखने को मिलता है। और साथ में क्या बताया गया है कि जब नाभिक कहीं घूर्णन करेगा तो उसको मान लो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहें, तो क्या देखा गया कि वहाँ पर जो ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, विपाटित हो जाती है, उसमें स्प्लिटिंग हो जाती है। मतलब जो नाभिक के द्वारा जो ऊर्जा के कक्ष बनाए जा रहे हैं उन कक्षों में क्या हो जाता है, विपाटन हो जाता है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि किसी नाभिक के लिए जब ऊर्जा स्तर देखे गए तो वहाँ पर ऊर्जा है उसमें निम्न ऊर्जा कक्षक और उच्च ऊर्जा कक्ष उसमें आपके बन गए। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ बताई गई है कि सामान्यतः जब किसी नाभिक को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो जो ऊर्जा का विपाटन होता है वो इसमें मुख्यतः दो प्रकार से इसमें देखने को मिलता है, जिसको अपन कहेंगे कि एक तो आपके होता है अल्फा जीमान और दूसरा बीटा जीमान। यहाँ पर जो ऊर्जा के स्तर हैं वो प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ पर इनका जो विपाटन था वो सबसे पहले इसी वैज्ञानिक ने देखा था, तो उसी के नाम से इसे अल्फा जीमान और बीटा जीमान के इसके नाम से इसको जाना जाता है। फिर क्या बताया गया है कि यदि नाभिक को किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में यदि नहीं रखा जाता है तो क्या बताया गया है, यहाँ पर जो विपाटन है वो क्या आपके समान ऊर्जा के जो कक्ष हैं या यूँ कह दें जो समान ऊर्जा के स्तर हैं, क्या बताएं, समान ऊर्जा के स्तर यहाँ पर प्राप्त होंगे। और यदि इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो यहाँ पर ऊर्जा का क्या हो जाएगा, विपाटन हो जाएगा, यानी वो दो या दो से अधिक स्तरों में क्या होता है, इसमें बंट जाता है। तो मुख्यतः यहाँ पर जो एनएमआर है वो ऊर्जा के विपाटन के लिए जो स्तर बनते हैं उनकी जो डिफिनेशन है या उनका जी व्याख्या करने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि यदि मान लो जो नाभिक है उसको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके फलस्वरूप क्या है कि सामान्यतः जो इस आवर्ती की यदि क्या मिलेंगी, जो तरंगे मिलेंगी या जो आवर्ती के जो अपन कहें कि मान के जो नाभिक पे विकिरण गिरेंगे तो विकिरण के फलस्वरूप यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि सामान्यतः जो हमने सैंपल काम में लिया है, क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो सैंपल काम में लिया गया है ये सैंपल है सामान्यतः क्या प्रदर्शित करने लग जाएगा, अनुनाद प्रदर्शित करने लग जाता है। तो क्या बताया गया है कि इसको पूरे सम्मिलित रूप में इसको न्यूक्लियर, क्योंकि न्यूक्लियर पे अपने को क्या हो रहा है, ऊर्जा का अटैक हो रहा है। फिर मैग्नेटिक जो क्षेत्र है
यानी विद्युत अपने चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, वो क्या किया गया था, उस पर लगाया गया था। और फिर सैंपल में क्या हो जाता है, यहाँ पर अनुनाद उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि जब अपने किसी सैंपल पे क्या देखने को मिलेगी कि जैसे ही इसमें अनुनाद उत्पन्न होता है, तो अनुनाद उत्पन्न होने के फलस्वरूप जो सैंपल है वो क्या करेगा, आपके सिग्नल या कहें संकेत प्रदर्शित करेगा। मतलब क्या है, यहाँ पर ये क्या बनाएगा, आपके स्पेक्ट्रम बनाएगा। किसमें, या तो संकेत बनाएगा या आपके यहाँ पर स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करता है। तो अपन कह सकते हैं कि यदि किसी नाभिक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो रखने के फलस्वरूप वहाँ पर जो ऊर्जा है उसका विपाटन होता है। विपाटन होने के फलस्वरूप जो सैंपल होता है वो क्या करता है, अनुनाद प्रदर्शित करता है, और अनुनाद के फलस्वरूप उसमें यौगिक द्वारा सिग्नल दिए जाते हैं या कोई स्पेक्ट्रम है यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर देखो क्या बताया, सामान्यतः जो कार्बनिक यौगिक हैं, इन कार्बनिक यौगिकों के लिए कहा जाता है कि इसमें जो दो तरह के जो स्पेक्ट्रम है वो अपने को इसमें प्राप्त होंगे। मतलब दो तरह के इसमें अपने जो NMR है वो देखेंगे। पहला NMR देखो किसके लिए बताया गया है। फर्स्ट यहाँ पर बात करें इसको प्रोटॉन NMR या PMR के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रोटॉन है वो क्या करेगा, सिग्नल है वो यहाँ पर प्रदर्शित करेगा। इस आधार पर क्या इसे प्रोटॉन NMR के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ पर डिटेक्शन के लिए काम में आता है। फिर बात करें इसी में जो दूसरा टाइप अपन बात करें यहाँ पर कार्बन NMR या CMR के नाम से भी इसको जाना जाता है, का अपन अध्ययन करेंगे। जनरली आपके जो सिलेबस हैं उसमें आपकी जो प्रोटॉन NMR है उसी का इसमें एक्सप्लेनेशन आपके दिया गया है कि इसमें किस तरह से प्रोटॉन है वो सिग्नल्स देगा और उसके आधार पर किस तरह से उसमें एक स्पेक्ट्रम बनेगा, उसकी अपन इसमें बात करेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि सबसे पहले दो वैज्ञानिक थे, एक था आपके पर्सेल और फिलिक्स। आपके ये दो वैज्ञानिक थे। इन वैज्ञानिकों ने सबसे पहले जो NMR है उसको तैयार किया, या यूं कह सकते हैं सबसे पहले इन्होंने ही NMR का जो स्पेक्ट्रम है वो क्या है, बनाया। मतलब NMR का जो डेवलपमेंट है वो किसके द्वारा किया गया था, पर्सेल एवं फिलिक्स नाम के वैज्ञानिकों ने। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो अपने मान प्राप्त होते हैं वो मुख्यतः तीन बातों पर निर्भर करते हैं। क्या बताया गया है कि जो NMR स्पेक्ट्रम बन रहा है ये मुख्यतः तीन बातों पर निर्भर करता है कि भी किस तरह से इसमें जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, विपाटन हो रहा है। तो क्या बताया गया है कि ये किन बातों पर निर्भर करेगा। पहली बात क्या बताई गई है कि मान लो जो बैंड बन रहा है यानी स्पेक्ट्रम है तैयार हो रहा है, उस स्पेक्ट्रम की तीव्रता। पहली बात कि बैंड की जो अपन मान लो यहाँ पर अपन विकिरणों को उस पर आपातित कर रहे हैं, ये जो रेडियो आवृत्ति की होंगी, तो वहाँ पर बैंड की तीव्रता है उस पर निर्भर करती है। इसको अपन स्पेक्ट्रम लाइन के नाम से भी इसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे। फिर बात करें जो दूसरा टाइप है यहाँ पर, तो दूसरा है अपन बात करें बैंड की आकृति। तो क्या बताया गया है कि मान लो कोई सैंपल है, उसमें अपन ने क्या डाला, विकिरण डाला। तो विकिरण के फलस्वरूप जो तत्वों के द्वारा जो आवृत्ति प्रदर्शित की जाती है वो भी किस पर निर्भर करती है,
कि यहाँ पर उसकी तीव्रता कितनी रही, उसकी आकृति, ठीक है। तो उसमें आकृति कैसी बनी। तीसरी टाइप की बात करते हैं कि जो विकिरण हमने डाले हैं उसकी कितनी आवृत्ति है। इन बातों पर भी क्या है, मुख्यतः निर्भर करती है। क्या बताया गया है कि जो यौगिक है वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस या जो NMR स्पेक्ट्रम बनाएगा, क्या बताया गया है, जो NMR स्पेक्ट्रम बनाएगा वो मुख्यतः 3 बातों पर निर्भर करेगा। फर्स्ट, किसी बैंड की तीव्रता, दूसरी बैंड की आकृति किस तरह से है, तीसरी बात करें जो बैंड की आवृत्ति है वो किस तरह की है, उस पर क्या करेगी, जो NMR स्पेक्ट्रम है वो उसमें डिटेक्ट होगा, उसमें उसको बताया जा सकता है। अब देखो क्या बताया गया है कि सामान्यतः ये जो स्पेक्ट्रम बन रहा है या स्पेक्ट्रम के जो गुण हैं यहाँ पर जो प्रदर्शित किए जा रहे हैं, ये मुख्यतः जो 3 कारक हैं उन पर निर्भर करता है, जिनको अपन बोलते हैं उनके पैरामीटर्स। यानी NMR है वो किन पैरामीटर्स पर निर्भर करेगा, ये भी मुख्यतः इसमें अपन 3 तरह से उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला जो आपके इसमें बात करें, यानी ये जो तीनों गुण हैं स्पेक्ट्रम दिखा रहा है, उसके लिए 3 कारक हैं वो इस पर निर्भर करेंगे। पहला कारक क्या है, आपके नाभिक के या नाभिका परिरक्षण नियतांक, कि यहाँ पर मान लो कोई स्पेक्ट्रम बन रहा है, उस स्पेक्ट्रम के लिए जो नाभिक है उसमें किस तरह से परिरक्षण देखने को मिल रहा है। मतलब नाभिक है वो अपना अधिकतम प्रभाव है वो किसी एटम के लिए कितना प्रदर्शित करता है, ये उसके नाभिक के परीक्षण के निर्भर करता है, यानी जो परिरक्षण हो रहा है उस पर निर्भर करेगा। दूसरी चीज जो बताई है इसमें, जो नाभिक का युग्मन नियतांक है उस पर भी निर्भर करता है। युग्मन नियतांक का मतलब अपन जनरली ये समझ सकते हैं कि मान लो कोई कक्ष है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने क्या कर लिया, युग्मन कर लिया, तो अब उनमें जो ऊर्जा का विपाटन है वो किस तरह से देखने को मिलेगा कि भी निम्न ऊर्जा कक्ष में युग्मन हो रहा है या उच्च ऊर्जा कक्ष में जो युग्मन हो रहा है वो इसमें देखने को मिलेगा। मतलब 2 ऊर्जा स्तरों में क्या देखने को मिलेगा, आपको युग्मन देखने को मिलेगा। तो युग्मन नियतांक पे भी क्या करेगा, आपके निर्भर करेगा। अब तीसरी बात करते हैं कि जो ऊर्जा स्तर का समय है, क्या बताया, ऊर्जा स्तर का समय, उस पे भी क्या करती है, आपका जो स्पेक्ट्रम बन रहा है वो निर्भर करता है। मतलब यहाँ पर कि मान लो एक समय के लिए अपन बात करें कि एक समय पर तो ऊर्जा का स्पेक्ट्रम एक जो हाईएस्ट ऊंचाई है वहाँ तक प्राप्त होता है, लेकिन वो भी फिर वापस गिरेगा। तो क्या बताया है कि जो समय है कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम पे वो क्या होगा, कम ज़्यादा यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम है वो क्या होगा, आपके पदार्थ का देखने को मिलता है। तो ये अपने जो NMR स्पेक्ट्रम है उसका जनरल इंट्रोडक्शन था, जिसमें अपन ने बात की कि सामान्यतः यहाँ पर जो रेडियो आवर्ती की तरंगें हैं वो किसी पदार्थ पर डाली जाती हैं। जैसे ही पदार्थ पर डलती हैं तो पदार्थ के अंदर जो आपके न्यूक्लियाई है किसी परमाणु के लिए, तो वहाँ पर उसमें क्या हो जाता है, ऊर्जा का विपाटन हो जाता है। मतलब नाभिक है सामान्यतः 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाता है, यहाँ पर बंट जाता है। और फिर क्या है कि वो क्या करेगा, आपके ऊर्जा के स्तर बनाएगा।
फिर हमने कहा सामान्यतः ये जो ऊर्जा के स्तर जो तैयार होते हैं अपन इनको अल्फा जीमान या बीटा जीमान के नाम से भी इनको जाने जाते हैं। फिर हमने कहा कि मान लो हमने किसी नाभिक के लिए तो उसमें अगर अपन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर समान ऊर्जा के जो स्तर हैं वो देखने को मिलते हैं। मतलब वहाँ पर जो नाभिक के अंदर ऊर्जा का विपाटन है वो क्या नहीं होगा, नहीं दिखाई देगा। जबकि अपन बात करें कि मान लो अपने उसको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में लगाया है कि सैंपल को अपन ने क्या कर दिया, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में डाला, तो डालने के फलस्वरूप क्या है कि हमारा जो सैंपल है उसमें क्या आ जाता है, अनुनाद का गुण आ जाता है। और अनुनाद के गुण के फलस्वरूप वो क्या करेगा, सिग्नल देगा या अपना कोई ना कोई स्पेक्ट्रम बनाएगा। और सामान्यतः जो स्पेक्ट्रम बनाता है ये मुख्यतः दो प्रकार से अपने को देखने को मिलेगा कि जहाँ पर NMR है वो होती हैं। एक तो आपकी पहली बताई थी प्रोटॉन NMR या PMR, या इसको कई बार 1 PMR के नाम से भी जाना जाता है। मतलब यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो क्या करेगा, स्पेक्ट्रम है वो किसी यौगिक के लिए दिखाएगा। दूसरा टाइप पढ़ा था अपन ने कार्बन जो 13 है जिसको अपन CMR बोला था, उसके लिए भी जो NMR जो है वो तैयार किया जाता है। फिर अपन ने यहाँ पर दूसरी बात की थी कि सामान्यतः जो NMR अपने पास प्राप्त होता है वो मुख्यतः 3 बातों पर जो है वो निर्भर करता है, जो अपन ने कही थी कि पहली कि यहाँ पर जो बैंड की तीव्रता है वो किस तरह से है, दूसरी बात की थी बैंड की आवृत्ति किस तरह से है, तीसरी अपन ने की थी बैंड की आकृति। तो इन पे क्या करता है आपका स्पेक्ट्रम है वो निर्भर करता है। इसके साथ अपन ने बात की थी कि भी हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बन रहा है और जो अपन ने अभी 3 गुणों की बात की थी वो मुख्यतः 3 कारकों पे भी निर्भर करेगी, जिसकी अपन ने बात की थी कि पहला जो नाभिक का परिरक्षण नियतांक है वो किस तरह से है, दूसरी बात की थी कि नाभिक का जो युग्मन नियतांक है और वो भी क्या करेगा, उसको प्रभावित करेगा, और तीसरी अपन ने बात की जो ऊर्जा का समय है, मतलब जो निम्न ऊर्जा कक्ष से हायर जो ऊर्जा कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा का जो विपाटन हुआ है उनमें किस तरह से देखने को मिल रहा है, इन कारकों पे भी निर्भर करती है। मेरे हिसाब से आपको जो NMR है उसका जनरल इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इनमें जो अपने टॉपिक्स चल रहे हैं आप उनको अपने ग्रुप में भी डिस्कशन कीजिए, और कहीं दिक्कत आए तो आप अपने कमेंट्स हैं वो रखिए। धन्यवाद।